सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमने कवर कर लिया था स्टूडेंट्स। आज हम नोबल गैस एलिमेंट्स वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन लो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेस। सो द फर्स्ट characteristic we are going to discuss about them is electronic configuration, is their electronic configuration। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, इनका एटॉमिक नंबर होता है 2, 10, 18, 36, 54 and 86। Again, no need to learn these atomic number, just remember the elements। तो अब जो हीलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2। ठीक है, हीलियम ही एक ऐसा नोबल गैस एलिमेंट है जिसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2s2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बाकी सब में मतलब जो बाकी सब की जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2np6। ठीक है, तो अब जैसे नियॉन है इसकी क्या होगी? इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? 3s2 3p6। अगर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ तक सेम होगी, फिर हमारे पास क्या होगा? 3d10 4s2 4p6 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगी सेम, यहाँ तक तो सारी सेम होगी 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो यहाँ तक हम सारी सेम लिख देते हैं, हम 4s2 4p6। नेक्स्ट इज 4d10 5s2 5p6। ठीक है, अगेन यहाँ तक सारी सेम होगी तो हम यहाँ तक लिख देते हैं 5s2 डू करके लिख देते हैं 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6। नेक्स्ट इज रेडोन। रेडोन के केस में क्या होगा? सारी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। देन वी हैव 6s2 6p6, देन वी हैव 4f 14 5d10 7s2 7p6। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सभी में हमारे पास ns2 np6 आ रहा है, ns2 np6 आ रहा है, 5s2 5p6 आ रहा है, 6s2 6p6 आ रहा है, 7s2 7p6 आ रहा है, which indicates that the noble gas elements have stable electronic configuration। मीन्स उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? स्टेबल है। ठीक है, तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तो उससे क्या होगा? उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट देयर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोनोएटॉमिक नेचर। मोनोएटॉमिक नेचर, जो नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं वो एज मोनोएटॉमिक ही एग्जिस्ट करते हैं। मोनोएटॉमिक क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज उनकी स्टेबल ड्यू टू स्टेबल noble gas electronic configuration, due to stable noble gas electronic configuration they do not have a tendency to combine with another element, so they exist as monoatomic। और ये उन्होंने कहाँ से कंक्लूड किया? Cp by Cv वैल्यू से। Cp is the molar heat capacity at constant pressure and Cv indicates the molar heat capacity at constant volume, whose value is equal to 1.66, which indicates their monoatomic nature। ठीक है, नाउ थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड रहता है? अब जो नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप में मोस्ट राइट में लाई कर रहे हैं, और हमें पता है अलोंग अ पीरियड जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो जो नोबल गैस एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या होगी? स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होगी, क्योंकि वो मोस्ट लेफ्ट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, वाइल अगर हम अलोंग द ग्रुप देखेंगे, अलोंग द ग्रुप क्या ट्रेंड रहेगा?
अलोंग अ ग्रुप हमारे पास क्या होता है, शेल्स ऐड होती रहती हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो डाउन अ ग्रुप क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, जैसे बाकी सारे केसेस में होता है। नोबल गैस एलिमेंट्स के केसेस में भी क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, ठीक है। नोबल गैस एलिमेंट्स के केस में हम एटॉमिक रेडियाई नहीं बोलते, वेंडरवाल रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंडरवाल रेडियाई। तो वेंडरवाल रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में था। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब नोबल गैस एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में मोस्ट राइट में लाई कर रहे हैं। हमें पता है अलोंग अ पीरियड, हमें पता है अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड सिंस नोबल गैस आर लाइंग मोस्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल, सो देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है। तो नोबल गैस एलिमेंट्स हैव द मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी also due to their stable noble gas electronic configuration, also due to their stable electronic configuration, ठीक है। तो ये इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हो गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंस the tendency or affinity of an element or an atom towards an electron. Since noble gas have stable electronic configuration, they have zero affinity, towards the electron, ठीक है। एंड नंबर 4 इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियाई हो गया। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Noble gas elements have low melting and boiling. Noble gas elements have low melting and boiling point. क्यों इसमें low melting और boiling point होता है? Because noble gas elements have low melting and boiling point because of weak van der Waals forces, present among them, ठीक है। तो उनमें कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होते, वीक वेंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिससे एक नोबल गैस एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, तो वो वेंडरवाल फोर्सेस वीक होते हैं, तो इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होता है, कम होता है। सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ये हो गया। अब ये तो हमने वैसे जनरली देख लिया। अगर हम नोबल गैस एलिमेंट्स में ही अलोंग अ ग्रुप देखें, तो अलोंग अ ग्रुप क्या ट्रेंड रहेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। तो अगर अलोंग अ ग्रुप की बात करें, तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वैन डर वाल फोर्सेस भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और अगर वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप नोबल गैस एलिमेंट्स का क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ease of liquefaction. Next property is ease of liquefaction. अब कोई भी गैस कब लिक्विफाई होगी, जब उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए ऑब्वियसली
फोर्सेस क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए, तभी कोई भी गैस लिक्विफाई होगी। अब नोबल गैस एलिमेंट्स में जो आपस में फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं। वीक वैंडरवाल फोर्सेस होने की वजह से जो नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, नोबल गैस एलिमेंट्स हैव लो टेंडेंसी टू गेट लिक्विफाई। ठीक है, so this was about their ease of liquefaction. Next property is solubility in water. Now noble gas elements have low solubility in water. Now what is the reason of their low solubility in water? Due to presence of weak dipole induced dipole forces. ठीक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस प्रेजेंट होने की वजह से उनकी सोलिबिलिटी वाटर में कम होती है। नो, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनका तो एक अपना परमानेंट डायपोल होता है, एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। तो जब वो नोबल गैस एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करके इंटरेक्ट करते हैं। तो जब वो नोबल गैस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। ठीक है, तो जब ये नोबल गैस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो राइट तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ जाएगा। तो डायपोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब इसमें जो इसका नेगेटिव एंड है वो इसके पॉजिटिव एंड से इंटरेक्ट करेगा और इसके जो पॉजिटिव एंड है वो इसके नेगेटिव एंड से इंटरेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड का क्या मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल का खुद का परमानेंट डायपोल था लेकिन नोबल गैस का पहले परमानेंट डायपोल नहीं था, तो वाटर ने इसमें डायपोल इंड्यूस कर दिया, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें कि डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी वाटर में इंक्रीज होगी या नहीं होगी, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप नोबल गैस एलिमेंट्स की वेंडरवाल रेडियाई इंक्रीज होती है। तो जब वेंडरवाल रेडियाई इंक्रीज होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्शन वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा और इजीली होगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होगी, ज़्यादा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होगी, तो डाउन द ग्रुप जो सोल्यूबिलिटी है नोबल गैस एलिमेंट्स की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज लो केमिकल reactivity. Now why do noble gas elements have no chemical reactivity? First is due to their stable electronic configuration. Due to their stable electronic configuration, they do not have no tendency to gain electron or lose an electron. ठीक है, they have very high ionization enthalpy. ठीक है, and they have zero affinity. They have zero affinity. That's why they do not have any tendency to lose or gain electron, nor they undergo any chemical combination. ठीक है, they remain monatomic. ये पहले था कॉन्सेप्ट, लेकिन लेटर ऑन जिनोन और क्रिप्टोन के हमें कुछ कंपाउंड्स डिस्कवर हुए। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो नहीं बोल सकते कि नोबल गैस एलिमेंट्स का कोई कंपाउंड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी ओवरऑल रिएक्टिविटी जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड देयर जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
तो नेक्स्ट इज अबाउट कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनोन। अबाउट कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनोन। अगर हम ज़ेनोन के कंपाउंड्स की बात करें तो पहले तो 1962 से प्रायर तो ज़ेनोन का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। लेकिन मतलब 1962 में एक साइंटिस्ट थे एन बार्टलेट, तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन का और PTF6 का, ठीक है। डाइऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइऑक्सीजनाइल hexafluoroplatinate 5 which is a yellow color compound. This is dioxygenyl hexafluoroplatinate 5, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन वाज अ सक्सेसफुल रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, O2 का आयनाइजेशन हो रहा है, डाइऑक्सीजन है ना, इसका आयनाइजेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अब उस साइंटिस्ट एन बार्टलेट ने ये सोचा कि जैसे अगर O2 का आयनाइजेशन पॉसिबल है तो ज़ेनोन का आयनाइजेशन क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि O2 और ज़ेनोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दे हैव सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव सिमिलर साइज, ठीक है। तो इनसे वो कंक्लूड कर सकते हैं कि ज़ेनोन को भी रिएक्ट करना चाहिए, तो फिर उन्होंने ज़ेनोन की PTF6 से रिएक्शन कराई, तो हमें मिला ये सॉलिड फॉर्म में बनता है कंपाउंड ज़ेनोन पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, ठीक है। एंड दिस इज एन ऑरेंज येलो कंपाउंड, ठीक है। सो ज़ेनोन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट 5, दिस कंपाउंड बन गया ये कंपाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब ज़ेनोन के कंपाउंड भी बन सकते हैं, तो इसके बाद उनको आइडिया हो गया कि ज़ेनोन के कंपाउंड्स भी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ऐसा क्या हुआ था जिससे ये पता लगा कि ज़ेनोन के कंपाउंड भी पॉसिबल हैं, तो आपको ये पूरा बताना है, उसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ज़ेनोन के काफ़ी कंपाउंड डिस्कवर किए, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी कंपाउंड ज़ेनोन के डिस्कवर किए गए। तो अगर रीज़न पूछें व्हाट वर द रीज़न फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनोन, तो क्या बताएंगे, दैट व्हाट वर द reasons for late discovery of compounds of ज़ेनोन। तो उसके रीज़न क्या बताएंगे, लो अवेलेबिलिटी। अब जो ज़ेनोन के कंपाउंड है ना वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही स्टेबल है, वो क्यों स्टेबल है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ज़ेनोन के कंपाउंड्स की डिस्कवरी लेट क्यों है, ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स, low availability of fluorine gases, low availability of fluorine resistant inert materials। इन रीज़न की वजह से फ्लोरीन की कंपाउंड्स की लेट डिस्कवरी हुई, ठीक है। नाउ व्हाट आर द रीज़न दैट ज़ेनोन कंपाउंड्स ओनली इन्वॉल्व ज़ेनोन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, मतलब ज़ेनोन के साथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अलावा और कोई क्यों नहीं आता। देखो अब ज़ेनोन जो है इसकी ज़ेनोन नोबल गैस एलिमेंट है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसके साथ वही एलिमेंट मिलके कॉम्प्लेक्स स्टेबल कंपाउंड बना पाएगा जिसके इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मतलब मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ऐसे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है।
तो यही जिनोन से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। दैट्स वाई फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद द जिनोन ड्यू टू देयर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो यही रीज़न है इसमें। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपरेशन ऑफ जिनोन कंपाउंड्स। अब जो जिनोन के कंपाउंड हैं उनकी प्रिपरेशन जो है, जैसे XeF2 है, इसकी प्रिपरेशन डायरेक्ट आपको कर लेनी है, यहाँ से डायरेक्ट बुक से कर लेना। ठीक है, तो इनकी प्रिपरेशन 4 पॉइंट्स हैं, तो ये कर लेना, क्योंकि अगर पेपर में पूछ लें कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड, तो आप उसमें बता सकोगे। प्रॉपर्टीज़ में आपको जो क्वेश्चन आता है मेनली मोस्टली वो कंप्लीट द रिएक्शन के बेसिस पे आता है, कि आपको ये रिएक्टेंट दे देंगे और आपको प्रोडक्ट लिखना होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सारी रिएक्शन से गो थ्रू तो होना पड़ेगा। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि ये एज इट इज़ आपको रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो जैसे अब ये सारी रिएक्शन आपको एज इट इज़ करनी है। इसमें से जो जैसे अब ये वाली रिएक्शन है, इसमें XeF2HX से कंबाइन होता है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस होता है, तो यहाँ पे जो F है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, X से रिप्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे FXeX बन जाएगा। तो इस तरह से आपको रिएक्टेंट दे देंगे और प्रोडक्ट लिखना होगा। तो ये सारी रिएक्शन आप कर लेना। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन होती है वो ये आयनिक वाली रिएक्शन होती है। ये आयनिक वाली जो रिएक्शन है ये सारे जिनोन कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे कि BrF2 सॉल्यूशन में XeF2 ले लिया हमने, XeF2 SbF5 से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो XeF2 है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ल्यूइस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ल्यूइस बेस की तरह। और SbF5 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब जो बेस है उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू देगा, F नेगेटिव के थ्रू देगा। ये एक अडक्ट बनाता है, दैट इज़ XeF2.SbF5। इसमें ये क्या करता है, फ्लोराइड आयन डोनेट कर देता है। इट डोनेट्स फ्लोराइड आयन, F नेगेटिव आयन डोनेट कर देता है किसको, SbF5 को। SbF5 क्या करता है, F नेगेटिव आयन एक्सेप्ट कर लेता है। तो बनता क्या है, XeF पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव, ये अडक्ट बनता है। दैट इज़ XeF पॉजिटिव एंड SbF6 नेगेटिव। उसके बाद XeF2 AsF5 से रिएक्ट करता है और हमारे पास क्या बनता है, एक अडक्ट बनता है, दैट इज़ XeF2.EsF5। तो यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे XeF2 अगेन ल्यूइस बेस की तरह काम कर रहा है, F नेगेटिव क्या करेगा, डोनेट करेगा। और AsF5 क्या कर रहा है, ल्यूइस एसिड की तरह काम कर रहा है, और F नेगेटिव क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा XeF2.AsF5। अब ये F नेगेटिव इसको दे देगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, XeF पॉजिटिव AsF6 नेगेटिव। तो यही है, ये वाली इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर्स भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट आर द structure and bonding of compounds of xenon. Structure and bonding of compounds of xenon. तो इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बुक में वैसे प्रिपरेशन भी दे रखे हैं, प्रॉपर्टीज़ भी दे रखी हैं, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ नहीं करनी, ये एक्सक्लूड कर देना आप। नंबर 1 कंपाउंड इज़ XeF2। इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग क्या रहेगा, पहले हम जिनोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं इन ग्राउंड स्टेट। जो हम इनकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एक्सप्लेन करेंगे वो कंप्लीट VBT के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। नाउ जिनोन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 5s2 5p6। ठीक है, अब जिनोन को 2 बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड बनाने के लिए उसको 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। VBT में यही होता है कि जब हम बॉन्डिंग कराते हैं तो हमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को दूसरे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करानी होती है। ठीक है, विद empty 5d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब हमें 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के लिए हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा क्या,
नाउ ज़ीनोन इन एक्साइटेड स्टेट, ज़ीनोन इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, सॉरी ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया आपको, इस तरह से नहीं होगा, इसमें दोबारा से डिस्कस करते हैं ज़ीनोन का। तो XeF2 का स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो VBT के बेसिस पर पढ़ेंगे। VBT क्या बोलता है कि जब हमने जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने होते हैं उतने हमें नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं, उतने क्या चाहिए होते हैं हमें, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होते हैं उतने, ठीक है। अब ज़ीनोन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s2 5p6 विद empty 5d ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हमें दो बॉन्ड बनाने हैं तो हमें दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट कर देंगे तो हमारे पास एक तो ये वाला हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, एक ये वाला हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ज़ीनोन इन एक्साइटेड स्टेट, ज़ीनोन इन एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे 5d हो गया, यहाँ 5p हो गया, यहाँ पे 5d हो गया। तो फ्लोरीन के साथ अब बॉन्डिंग हो सकती है, फ्लोरीन के साथ क्या बनेगा, अब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अब हमें कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिड कराने पड़े, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d, ठीक है। अब इसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3, 3 तो लोन पेयर हैं और 2 क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। सो वी हैव 3 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स एंड देयर ज्योमेट्री क्या होगी वैसे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इसकी शेप क्या होगी, जो एक्सियल पोजीशन है वहाँ पे तो 2 फ्लोरीन एटम्स आएंगे और जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वहाँ पे क्या आएंगे, लोन पेयर्स, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो तरह की पोजीशंस होती है ना, एक एक्सियल होती है और इक्वेटोरियल होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो सेंट्रल एटम होता है, यहाँ लीगेंड होता है, यहाँ लीगेंड होता है, यहाँ लीगेंड होता है, तो ये वाली जो पोजीशन होती है ये क्या होती है, एक्सियल होती है। दिस एक्सियल पोजीशन आर एट 90 डिग्री टू दिस इक्वेटोरियल पोजीशन एंड फॉर्म 180 डिग्री बॉन्ड एंगल विद ईच अदर, ठीक है। एंड दिस एक्सियल लीगेंड्स will form 90 degree angle with all the ligands present at the equatorial position, ठीक है। और ये जो लिगेंड्स है ये आपस में कितना एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री, कितना बनाएंगे ये एंगल, 120 डिग्री। तो XeF2 का समझ लिया है हमने, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।